हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और पास्ट टेंस के पहले प्रकार यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकार के बारे में हमने डिटेल में जानकारी हासिल की कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं, उनका बनाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी के बारे में हमने डिटेल में जानकारी हासिल की। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप ये वीडियो फिनिश करने के बाद जाकर के आप वो वीडियो भी देख लीजिए। चारों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बारी बारी से आप उस पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो के ऊपर आते हैं और आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पास्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्य बीते हुए समय में होता है, यानी कि पूरा हो चुका होता है, यानी कि खत्म हो चुका हुआ होता है, तो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जो बीत गया उसके बारे में जब बात की जाए तो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। मोहन आया, यानी मोहन यहाँ पे आ चुका है, उनके आने का काम खत्म हो गया है। मैं आम खा चुका हूँ, मेरे आम खाने का काम खत्म हो चुका है। वह पढ़ रही थी, वो पास्ट टेंस में कभी पढ़ रही थी। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे पास्ट टेंस में कभी खेल रहे थे, बीते हुए समय में खेलने का काम उनका कभी का पूरा हो चुका है। तो इन सभी सेंटेंसेस से हमें पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए समय के बारे में पता चलता है। तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं। अब हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन सभी के बारे में डिटेल से हम लोग अलग अलग वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसका बनाने का तरीका क्या होता है और इसके पहचानने का तरीका क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी में पहचानने का तरीका क्या है। हिंदी में हम लोग कैसे पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की मात्राएं लगी होती है तथा कभी कभी उनमें ताथा, तीथी और तेथे भी आते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और ऐसे वाक्य से हमें पता चलता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ हो। तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, जैसे कि मोहन गया, मोहन वेंट, सीता आई, सीता केम, मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल। आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेज के हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ, ई, आ, ए की मात्राएं लगी हुई है। तो ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेज है। अब हम लोग आगे इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डीप में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ सीखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, उसके बाद V2 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा V2 का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को याद कर लेना है, हमेशा V2 लगाना है, V1 का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर। राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, इसलिए यहाँ पे हमने रोट लिख दिया। अगला सेंटेंस है हम स्कूल गए, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, और इसके बाद हम लोग को जाना की अंग्रेजी लिखनी है। तो जाना की अंग्रेजी होती है गो, इसका सेकंड फॉर्म होता है V2 होता है वेंट, वेंट लिख देंगे। और स्कूल की अंग्रेजी होती है, तो स्कूल हम लोग लास्ट में लिखेंगे, वेंट टू स्कूल। तो सेंटेंस हो जाएगा वी वेंट टू स्कूल। बच्चों ने दूध पिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, बच्चों की अंग्रेजी होती है चिल्ड्रेन, और पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा ड्रैंक, और दूध की अंग्रेजी होती है मिल्क, हम लोग मिल्क लास्ट में लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रेन ड्रैंक मिल्क, बच्चों ने दूध पिया। मोहन बाजार गया, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मोहन एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक नेम है, नाउन है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। और जाना की अंग्रेजी होती है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और उसके बाद लास्ट में हम लोग टू मार्केट लगा देंगे, तो मोहन वेंट टू मार्केट। इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो मोहन बाजार गया का हो जाएगा मोहन वेंट टू मार्केट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर भी सिंपल है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा डिड, और उसके साथ हम लोग नॉट लगाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन
लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे और उसके बाद नोट लिखेंगे और इसके बाद V1 का यूज़ करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डिड नोट के बाद V1 का यूज़ किया जाएगा। V2 का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में V1 होता है, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मोहन नहीं गया, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी मोहन डिड नॉट गो। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट मोहन है और डिड नॉट का यूज़ करना है और V1 का यूज़ करना है। चूँकि इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। सीता नहीं आई, एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं लगा हुआ इसमें, तो हम लोग यहाँ पे सीता को एज इट इज लिख देंगे और उसके बाद डिड नॉट का यूज़ करेंगे नेगेटिव के लिए। और आना की अंग्रेजी होती है कम, तो कम हम लोग लिख देंगे क्योंकि V1 का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा सीता डिड नॉट कम, सीता नहीं आई। मैंने पत्र नहीं लिखा, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी होती है आई हम लोग लिखेंगे और उसके बाद नेगेटिव के लिए डिड नॉट का यूज़ करना है। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, तो राइट को हम लोग सिंपली राइट लिख देंगे और एक पत्र की हो जाएगी अंग्रेजी अ लेटर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। वे स्कूल नहीं गए, यहाँ पे वे की अंग्रेजी दे होगी, इसके बाद हम लोग का नेगेटिव के लिए डिड नॉट लगाना है। जाना की अंग्रेजी गो होगी और स्कूल की अंग्रेजी स्कूल होती है। तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, तो डिड को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद V1 आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि V1 का यूज़ किया जाएगा, V2 का यूज़ सिर्फ अफर्मेटिव में होगा। मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता हूँ ताकि आप कहीं पे गलतियाँ नहीं करें। सेंटेंस कुछ देखते हैं एग्जांपल से तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या मोहन गया, एक सेंटेंस है क्या मोहन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिड को लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है और जाना की अंग्रेजी होती है गो, तो गो हम लोग लिखेंगे। तो डिड मोहन को, ये सेंटेंस हो गया। क्या मोहन गया की अंग्रेजी। क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पे देखिए वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले डिड को लिखना, तो डिड लिखेंगे। तुम की अंग्रेजी होती है यू, तो खाया की अंग्रेजी यहाँ पे ईट हो जाएगा और खाना की अंग्रेजी फूड होता है, तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। अगला सेंटेंस है क्या तुमने मुझे बुलाया। यहाँ पे भी हम लोग डिड का यूज़ करेंगे और तुम के लिए यू का यूज़ करेंगे। बुलाना की अंग्रेजी होती है कॉल, इसको V1 के रूप में लिख देंगे और मुझे की अंग्रेजी होती है मी, जिसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे बुलाया। अगला सेंटेंस है क्या राधा ने दूध पिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि राधा एक सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब इसको बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद राधा को लिखेंगे। और पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, इसका सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक। और दूध की अंग्रेजी होती है मिल्क, हम लोग मिल्क को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड राधा ड्रैंक मिल्क, क्या राधा ने दूध पिया। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जिन सेंटेंसेज के बीच में कब, क्यों, कहाँ और कैसे लगा हुआ रहता है, उन सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन हम लोग WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो जो हमारा नॉर्मल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके जस्ट पहले हम लोग WH वर्ड्स को लगा देंगे। उसके बाद डिड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी V1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। V2 का यूज़ सिर्फ हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और कहीं पे इसका यूज नहीं होगा, है ना। बाकी जो दो तरह का सेंटेंसेज होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, उसमें हम लोग V1 का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे डिड का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमेशा V1 लगता है और अफर्मेटिव में V2 लगता है। तो अब हम लोग WH वर्ड्स को एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है तुम कब आए, एक छोटा सा सेंटेंस है, इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, हम लोग व्हेन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाना है और सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट है यहाँ पे यू और आना की अंग्रेजी होती है कम, तो कम को हम लोग V1 के रूप में ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। सेंटेंस हो जाएगा व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। उसने क्या कहा, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है बीच में, तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पे व्हाट होगी। तो व्हाट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे और उसने की अंग्रेजी होती है ही और कहना की अंग्रेजी होती है से को हम लोग लास्ट में लिखेंगे वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ गए, यहाँ पे कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी वेयर, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाना है और तुम्हें की अंग्रेजी यू लिखेंगे और जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो गो हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे। सेंटेंस हो जाएगा वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए। अगला सेंटेंस है उसने तुम्हें क्यों पीटा, तो यहाँ पे क्यों लगा हुआ इसलिए क्यों की अंग्रेजी होती है वाई हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो डिड लगाना है और उसने की अंग्रेजी ही यूज करेंगे। पीटना की अंग्रेजी होती है बीट हम लोग लिख देंगे और
तुम्हें की अंग्रेजी यू हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है, तो सेंटेंस हो जाएगा वाई डिड ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों पीटा। तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग इसके बारे में एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, इसको नोट करते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, आपको इसको याद करना है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमेशा डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो डू या डज का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डू या डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू या डज का यूज जहाँ पे होगा उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज किया जाता है, तो डिड के यूज के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। V2 यूज नहीं होगा, सिर्फ V1 का यूज किया जाएगा। कहाँ पे? डू, डज और डिड के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे से आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने में, इसको ट्रांसलेट करने में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यह हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। और अगर आप चैनल पे नए पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद।